नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897452386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivil। आज के इस वीडियो से हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक की शुरुआत करेंगे। हम देखेंगे कि जिस समय भारत पर अंग्रेजों ने विजय प्राप्त करी उस समय भारत की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या क्या थीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में इस पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट वर द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। ब्रिटिश विजय के दौरान भारत में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या थी। हम आंसर के इंट्रोडक्टरी पार्ट में लिखेंगे कि 1717 एडी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई उसके बाद से मुगल पावर डिक्लाइन होना शुरू हो गई। इसके अलावा जो बाद के मुगल रूलर्स थे वो काफ़ी कमज़ोर थे, वो उतना अपने पावर को कंसोलिडेट नहीं करना जानते थे, वो उतने अच्छे से अपने साम्राज्य को इकट्ठा करके नहीं रख पाए, तो रीजनल पावर्स निकल के आने लगी। उसके अलावा नॉर्थ वेस्ट से नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण हुए जिससे कि इकोनॉमिक सिचुएशंस भी ख़राब हो गई और जो फ्रेगमेंटेड मुगल एम्पायर था उनमें आपस में जो रीजनल पावर्स निकल के आई वो आपस में ही लड़ती रहती थी, तो एकता नहीं थी इन राज्यों में। ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा रीज़न बनी जिसकी वजह से अंग्रेज़ इंडिया में अपने कदम जमा पाए। क्या क्या पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक सिनेरियो था इंडिया का ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के टाइम पे, हम आगे देखेंगे। तो पॉलिटिकल कंडीशंस की हम बात करें तो 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यानी फर्स्ट हाफ में भारत की राजनीतिक स्थिति ब्रिटिश विजय का प्रमुख कारण बनी। तो बाकी सोशल, इकोनॉमिक ये सारी पावर्स उस टाइम पे इतना कारण नहीं बन पाई थी कि अंग्रेज़ जमा सके अपने पैर। जो मेन रीज़न था वो था खराब पॉलिटिकल सिचुएशंस। जब मुगल पावर डिक्लाइन होने लगी थी तब 3 तरीके के राज्य उभर के आए। सबसे पहला था सक्सेसर स्टेट्स या उत्तराधिकारी राज्य। ये उत्तराधिकारी राज्य वो हुआ करते थे जो पहले के समय में मुगल राज्य थे, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे करके मुगल राज्य से अलग होकर के स्वतंत्र राज्य बन गए। इसमें एग्जाम्पल है हैदराबाद, अवध और बंगाल। और उसके बाद जो दूसरे राज्य निकल करके आते हैं वो स्वतंत्र राज्य थे या इंडिपेंडेंट किंगडम्स, जो कि मैसूर, केरल और राजपूत जैसे किंगडम्स निकल करके आएंगे। फिर नए राज्य बनेंगे और ये नए राज्य बनाए जाएंगे मुगलों के विद्रोहियों के द्वारा, जैसे मराठा, सिख, जाट, ये सब अपने नए राज्य बना लेंगे। ये थी पॉलिटिकल कंडीशंस। और ये जो अलग अलग राज्य बने थे ये आपस में ही एक दूसरे के साथ कोई भाईचारा नहीं रखते थे, आपस में ही लड़ते रहते थे एक दूसरे के साथ, और उसके अलावा ये अंग्रेजों का साथ देते थे एक दूसरे की पावर को कम करने के लिए। तो ये इनका बहुत बड़ा वीक पॉइंट था जिसने कि अंग्रेज़ों की विजय को बहुत आसान बना दिया था इंडिया के ऊपर। फिर अगर हम इकोनॉमिक कंडीशंस देखें तो इकोनॉमिक स्थिति जितनी भी ख़राब उस टाइम रही हो, पिछड़ी रही हो भले ही, लेकिन जो आने वाले 200 सालों में अंग्रेज़ भारत की स्थिति करने वाले थे उससे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी उस टाइम पे। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं थी क्योंकि जो बाद के मुग़ल रूलर्स थे वो पावर को बढ़ाने में अपनी उतना नहीं योगदान दे पाए। उसके अलावा वो इकोनॉमी को सुधारने में ज़्यादा योगदान नहीं दे पाए और उनका मेन काम ये था कि वो बहुत लग्जूरियस लाइफस्टाइल उनको पसंद था और बाकी जनता की लाइफस्टाइल से उन्हें कोई मतलब नहीं था। जहाँ एक और बहुत शाही दावतें चला करती थी मुग़लों की, उस राजाओं की, उसी टाइम पे जो आम जनता है वो भूखी रहा करती थी। तो इस तरीके का सीन चल रहा था जो कि बाद में इंग्लिश पीरियड में भी आकर के सूखे के टाइम पे दरबार सजा करते थे, ये सब हुआ था। लेकिन सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं थी जितनी कि बाद में जाकर के 200 सालों के अंदर हुई थी। तो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो अकाल वाली स्थिति नहीं थी। एग्रीकल्चर तकनीकी रूप से पिछड़ा हुआ था लेकिन समाज को ऊपर समर्थन देने में पूरी तरीके से पर्याप्त थी। उसकी जितनी भी उपज हुआ करती थी, यानी जितना भी प्रोडक्शन होता था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वो सफिशिएंट हुआ करता था जनता का पेट भरने के लिए। बस प्रॉब्लम ये थी कि जो किसान था वो गरीब था, उसके पास पैसे ज़्यादा नहीं थे, उपज अच्छी होने के बावजूद किसानों को अच्छा रेमनरेटिव नहीं मिल पाता था, उनके पास बचत नहीं हो पाती थी। और उसका कारण था ज़मींदारों और जागीरदारों को उसे बहुत सारे अलग अलग तरीके के टैक्स देने पड़ते थे, बड़ी रकम देनी पड़ती थी। तो किसान गरीब था लेकिन एग्रीकल्चर फ्लरिश कर रहा था। उसके बाद ट्रेड देखें हम तो इंडिया का ट्रेड उस टाइम पे बहुत अच्छा हुआ करता था। इंडिया मेजर एक्सपोर्टर था।
जो इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट्स हुआ करते थे, इंडिया के जो प्रीशियस जेम्स हुआ करते थे, इसके अलावा इंडिया के जो स्पाइसेस हुआ करते थे वो सब फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट हुआ करते थे, काफ़ी अच्छी डिमांड थी। और उसके अलावा इंडिया कुछ चीज़ें इंपोर्ट करता था, लेकिन इंडिया का एक्सपोर्ट ज़्यादा था, इंपोर्ट कम था। तो इंडिया का जो ये बैलेंस हुआ करता था पूरा ट्रेड, ये सिल्वर और गोल्ड का इंपोर्ट करके इसे बैलेंस किया जाता था। तो इस टाइम पे इंडिया में गोल्ड और सिल्वर भी खूब हुआ करता था। फिर इंडिया में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छी थी। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कैलीकट, बंगाल में मेजर शिप बिल्डिंग सेंटर्स हुआ करते थे और यूरोपियन कंपनीज तक इंडिया से शिप्स खरीदा करती थी। तो सोचिए कितना अच्छा रहा होगा हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी, जो कि हम यूरोप को शिप्स भेजा करते थे, जिससे बाद में आकर के हमारा ट्रेड इंडस्ट्री सब कुछ अगले 200 सालों में अंग्रेज़ों ने एकदम कबाड़ा कर दिया था। उसके बाद हम सोशल कंडीशंस डिस्कस करें, इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप्स चल रहे हैं यूपीपीएससी प्रीलिम्स मेंस 2022 के लिए। आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके इन पेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, इसके साथ ही साथ इन सारे वीडियोज़ की PDF भी आपको प्रोवाइड करी जाएगी और आपकी 1-to-1 गाइडेंस के जरिए सारी तैयारी कराई जाएगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, आंसर्स रिव्यू भी किए जाएंगे। तो आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें। उसके बाद आती है सोशल कंडीशंस। तो सोशल कंडीशंस वैसी ही थी जैसे कि पोस्ट ऋग्वेद के टाइम पे हमारी डिक्लाइन होती चली गई थी, जो जाति सिस्टम आ गया था, वुमेन की पोजीशन डिक्लाइन हुई थी। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी सिचुएशंस ख़राब थी। जैसे एजुकेशन की बात करें अगर हम, तो एजुकेशन ट्रेडिशनल दी जाती थी, कोई साइंटिफिक एजुकेशन नहीं दी जाती थी। मेनली एजुकेशन दी जाती थी लिटरेचर में, रिलीजन में और फिलॉसफी में, और ये खाली राइटिंग और अर्थमेटिक यानी कि लेखन और अंक गणित पढ़ने तक ही एजुकेशन सीमित थी। हिंदूज़ को प्राइमरी एजुकेशन पाठशाला में दी जाती थी, मुस्लिम्स को मकतब में दी जाती थी, और वुमेन का पार्टिसिपेशन, फीमेल पार्टिसिपेशन एजुकेशन में बहुत कम देखने को मिलता था। उच्च शिक्षा केंद्रों को चतुर्पतिया कहा जाता था या तोल कहा जाता था। और अगर हम सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में हिंदू मुस्लिम 2 रिलीजन थे, और उसके अलावा इन रिलीजन्स में भी कई सारे सब ग्रुप्स या ग्रुप्स हुआ करते थे। यानी हिंदुओं में कास्ट बहुत सारी होती थी, फिर सब कास्ट होती थी, तो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड थी सोसाइटी हर लेवल पे आकर के। वुमेन की पोजीशन एज इट इज़, वुमेन की पोजीशन उस टाइम पे अच्छी नहीं थी। जैसे सत्तात्मक समाज था, पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, महिलाएं 4 दीवारियों के अंदर रहा करती थी, और जो हमारे समाज की कुरीतियाँ थी जैसे सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, दहेज, बहु विवाह, ये सारी प्रथाएं उस टाइम पे बहुत प्रचलित हुआ करती थी। और गुलामी भी काफ़ी प्रेवलेंट थी। दास प्रथा भी काफ़ी चलती आ रही थी, क्योंकि उस टाइम पे अकाल बहुत पड़ा करते थे, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, तो लोग अपने बच्चों को एज अ स्लेव बेच दिया करते थे, और यूरोपियन कंपनीज इन गुलामों को ख़रीदा करती थी, फिर इन्हें अमेरिकन मार्केट्स में बेच देती थी। तो गुलामों की खरीद और इनका व्यापार बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन ये होता था, गुलामों में आपस में शादी भी हुआ करती थी, तो अगर इनकी शादी से जो संतान उत्पन्न होती थी वो गुलाम नहीं होती थी। तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो गुलामों में आपस में शादी होती थी तो उनसे जो उत्पन्न संतान होती थी वो एक फ्री सिटीजन होता था, वो गुलाम नहीं होता था। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे का टॉपिक, और हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स इतनी आसानी से इंडिया को कॉन्क्वेस्ट कर पाए। ये हमने सिचुएशंस देखी, हमने समझा कि पॉलिटिकल रीज़न एक प्रमुख कारण था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारण यही था कि इंडिया की पॉलिटिक्स अच्छी नहीं थी उस टाइम पर उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने अंग्रेजों की विजय को सपोर्ट किया। तो अगले वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।